हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जीवित सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। जी हाँ, ये हम जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये स्पेस के अंदर जो फोर्स होती है ना, उसी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इवेंचुअली देखने में ऐसा लगता है कि स्पेस के अंदर फोर्स होगी, ये हर जगह पे फोर्स अवेलेबल है। और कुछ लोगों को ये क्वेरी होगी कि कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स ही फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो नहीं, कि ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगी है उसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोले जा रहे हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है, एकदम इसके विपरीत है सारी की सारी चीजें। आइए हम देखते हैं। आप देखिए कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, वो क्या है कि ये कोई भी दो ऑब्जेक्ट है ना, जैसे ये अपने आप को एक इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, यानी कि ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और ये कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो सकता है, और ये चीज इस बात से परे है कि इसके आसपास और भी कोई ऑब्जेक्ट है, सब आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं। ये थ्योरी ये बोलती है ना। तो ये दो बॉल हैं, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को खींच रही हैं। इसको क्या बोलते हैं? इस फिनोमिना को बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस हुई इन दो बॉडीज के बीच में, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन वहीं पे अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो अर्थ के ऊपर देखिए, बोलते हैं ना ग्रेविटी लग रही है, ऊपर से सेब नीचे गिर गया, तो ये जो ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, ये कुछ इस तरह से लग रही है। देखिए अर्थ के चारों तरफ लग रही है। इट डजंट मैटर कि अर्थ नीचे से देख रहे हो, इधर से देख रहे हो, उधर से, हर जगह से ग्रेविटी की फोर्स लग रही है। आप देखिए कि कभी भी आप मान लीजिए यहाँ तो सीधे खड़े हैं, लेकिन जब अर्थ घूमे मान लो, तब तो आप यहाँ पे ऐसे हो जाएंगे, तो आपको तो फील नहीं हो रहा ना कि आप ऐसे हो चुके हैं, जबकि ऐसे होते होंगे दिन में 2-4 बार तो हो जाते होंगे ऐसे उल्टे शीर्षासन में, लेकिन आपको नहीं फील होगा। क्यों? क्योंकि आपको फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने खींच रखा है। ग्रेविटेशनल नहीं बोलेंगे इसको, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे कि इस तरफ ग्रेविटी की फोर्स ने आपको खींच रखा है। आपको ये एहसास ही नहीं होगा कभी भी। ठीक है दोस्त, ये दोनों फोर्सेस अलग हैं। आई होप कि मैंने क्लियर किया होगा। अब आप देखिए कि यहाँ पे भी हमने वही लिखा है कि ये ग्रेविटी की वजह से होता है, और दूसरा क्या है कि एवरी ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, इररिस्पेक्टिव कि आसपास कोई और भी ऑब्जेक्ट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ये हमेशा क्या होती है? ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होती है। इसको कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि ये रिपल्सिव इन नेचर है, हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर रहेगी। उसके बाद न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, हम वो देखते हैं। न्यूटन केम टू द कंक्लूजन दैट एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स एक्सर्ट ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन ईच अदर। ये न्यूटन साहब इस फॉर्मूले पे पहुंचे थे, इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट उठाएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ही रहे होंगे। एनी टू पार्टिकल्स ऑफ द मैटर एनीवेयर इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। दोनों कहीं भी हो पूरे यूनिवर्स में अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे, विद ए फोर्स, एक ऐसी फोर्स के साथ which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। इसका मतलब अभी मैं समझाता हूं आपको। Here the constant of proportionality G is known as the universal gravitational constant। आइए इसका मतलब भी समझते हैं कि क्या है। आप देखिए, एक मास m1 है, एक मास m2 है। मैंने क्या बोला कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये मास उसको अट्रैक्ट करेगा तो वो इस तरफ आ गया, ये मास ये वाला मास इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये इस तरफ, यानी कि एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं ये। अब जब अट्रैक्ट हो रहे हैं तो न्यूटन क्या बोलता है कि ये फोर्स F1 लगा रहा है, ये फोर्स F2 लगा रहा है अट्रैक्शन वाली, तो ये F1 इज इक्वल टू F2 होता है। और ये होती क्या है? ये होती है किसके प्रोपोर्शनल होती है? m1 m2 और r स्क्वायर के हिसाब से प्रोपोर्शनेट है ये। अब देखिए कि जो चीज ऊपर है उसके साथ तो ये फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके साथ? m1 और m2 के साथ। लेकिन यही फोर्स जो है इनवर्सली उल्टा रिलेशन है इसका रेडियस के स्क्वायर के साथ। तो आप देखिए, जब इन दोनों को हम मर्ज करेंगे तो यहाँ पे क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट लगता है वो कैपिटल G लगता है, जिसको कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है। तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ पे m1 और m2 इन दोनों बॉडीज के मासेस हैं। और रेडियस जो है वो रेडियस जिसको r बोल रहे हैं वो रेडियस नहीं है, वो इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो होता है ना, उसको हम r बोलते हैं। आई होप कि ये चीज आपको समझ आई होगी। ओके अब आप देखिए कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? तो पहली बात तो इसको G बोला जाता है, कैपिटल G से डिनोट किया जाता है। दूसरा, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसका कारण क्या है कि ये आप दुनिया में किसी भी जगह पे चली जाइए, यूनिवर्स में कहीं भी चले जाइए, G जो है वो कांस्टेंट रहेगा, इसकी वैल्यू एक ही रहेगी। वो वैल्यू क्या है? 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसकी वैल्यू रहती है। यानी कि ये वैल्यू चेंज नहीं होती, चाहे आप कितना ही कहीं भी चले जाइए, ये हमेशा वैल्यू सेम ही रहती है। दूसरा, इसकी बारीक अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखते हैं। इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं। एंड
एक्ट्स बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज और शेप। कोई भी दो यूनिवर्सिटी कह रहा हूँ, कोई भी दो बॉडीज हैं पूरे यूनिवर्स में, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, एक दूसरे को अट्रैक्ट वो जरूर कर रही होंगी। इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये वही वाला लॉ है जो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि ये जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और मास इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वही चीज़ है। इट इज सेम इन एवरी मीडियम, इधर एयर, वाटर, स्पेस और सम अदर, यानी कि जी की वैल्यू जो है कभी भी चेंज नहीं होती। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, जी की वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है। ये जो होता है ये वीकेस्ट फोर्स इन नेचर है एज कंपेयर टू अदर फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सबसे वीकेस्ट फोर्स मानी जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रॉन्ग फोर्स मानी जाती है, जबकि ये जो है ये वीकेस्ट है। इट इज़ ए लॉन्ग रेंज फोर्स, तो ये बहुत दूरियों को भी आप देखिए कि बहुत दूर भी होंगे ना कोई दो ऑब्जेक्ट्स, तब भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये लॉन्ग रेंज वाली फोर्स है। साथ में क्या, दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द बॉडीज, तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसके सेंटर को जब यहाँ से ज्वाइन करते हैं, यही डिस्टेंस की तो बात कर रहे हैं, तो इसी पे डिपेंड करती है, वही चीज़ यहाँ भी लिखी हुई है। इट ओपेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब है अगर ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये जो है वो इसको अट्रैक्ट करेगा, वही है एक्शन और रिएक्शन का सारा गेम है। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ लग जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो इंपॉर्टेंस देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, क्यों जरूरी है। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड सेवरल फिनोमिना विच वर बिलीव टू बी अनकनेक्टेड। ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो पहले कनेक्ट नहीं हो रहे थे, डॉट्स कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, लेकिन इसने क्या किया, इसने उसमें हेल्प की कि हमें वो चीजें पता लग पाए। अब देखिए ये क्या करता है, द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू अर्थ, ये है क्या चीज, ये क्या कर रहा है, ये क्या है, एक तरह से फोर्स है जो बाइंड करती है हमें अर्थ के साथ। दूसरा क्या है, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। ये कौन कौन से फिनोमिना, वही चीज बताया है कि ये चार फिनोमिना एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि ये फिनोमिना हमें नहीं पता थे पहले, लेकिन इनको इसी जी ने एक्सप्लेन किया है कि जो फोर्स है, कौन सी ऐसी फोर्स है जिसने हमें अर्थ के साथ बाइंड कर रखा है, हम उल्टे हैं तो नीचे क्यों नहीं कहीं गिर जाते। फिर जो द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, कि मून अर्थ के अराउंड कैसे घूम रहा है जबकि ऊपर को कुछ है ही नहीं घुमाने वाला। फिर जब मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, कि सन के अराउंड जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं वो कैसे घूम पा रहे हैं जब कुछ है ही नहीं ऊपर जो उनको घुमा पाए। फिर जो टाइड्स हैं, यहाँ पे बहुत सारी लहरें उठती हैं समुद्र की, वो मून और सन की वजह से उठते हैं, उनके पुल की वजह से उठती हैं, तो उसका वो क्या कोरिलेशन है, ये सब बातें हमें यही जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्सप्लेन करता है। आप देखिए कि मैंने फोर्स का फॉर्मूला पहले बता दिया, F1 = F2 = G m1 m2/d² कह लीजिए, या मैंने बोलता कि दोनों के बीच के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है d लेना है, r लेना है, जो आप लेना चाहे वो आप उसका स्क्वायर कर दीजिएगा बस। यहाँ आगे बढ़ते हैं हम अब रिलेशन देखते हैं वेट और मास के बारे में। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मास जो होता है ना वो क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर है एक बॉडी के अंदर। यानी कि जैसे आप देखिए ये है, ये इसके अंदर ये जो मैटर लगा हुआ है ना पूरा, ये जो मैटर ये कितना है, इसकी क्वांटिटी जो है ना वही इसका क्या है, मास है। ये आप कहीं भी ले जाइए, क्या इसके अंदर जो मैटर लगा है, जिस मैटर से ये बना है वो बदल जाएगा, वो नहीं बदलेगा। इसका मतलब है कि ये मैटर तो हर जगह पे सेम ही रहेगा, यानी मास कभी भी नहीं बदलता, मास हमेशा क्या रहता है, सेम ही रहता है। चाहे आप यहाँ रहिए, चाहे मून पे रहिए, चाहे सैटर्न पे चले जाइए, जुपिटर पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, मास कभी भी बदलेगा नहीं, मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर मास यहाँ पे जो है, मान लो यहाँ 80 किलो है एक व्यक्ति का, तो अगर वो चंद्रमा पे भी चला गया तो वहां भी मास उसका क्या रहेगा, 80 किलो ही रहेगा। लेकिन यूजुअली हम यहाँ पे जब बात करते हैं धरती पे, तो हम जैसे बोलते थे कि भाई तुम्हारा वेट कितना है, हम यही बोलते हैं ना कि तुम्हारा भार कितना है, हम बोलते हैं वेट कितना है, हम कभी भी ये नहीं बोलते कि तुम्हारा मास कितना है। मास भी बोल सकते हो, धरती पे रह रहे हो, लेकिन कोई समस्या नहीं है। लेकिन फिर वहां पे एक कंफ्यूजन हो जाएगी कि मान लो आप स्पेस में चले गए, तो फिर आप बोलेंगे कि यहाँ तो मैं इतने किलो का था, वहां पे तो पता ही नहीं रहा कितने किलो का, तो आप कोरिलेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि हम जब भी कोई भी चीज अटका के मेजर कर रहे हैं तो वो क्या है, वेइंग बैलेंस है, तो हम बोलते हैं कि वो वेट ही है, हम वेट के हिसाब से मेजर करते हैं। खुद का भार भी ले रहे हैं तो वो भी हम वेट के हिसाब से ही मेजर करते हैं। और वेट क्या होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ बहुत बार कि वेट जो होता है वो मास, आपका खुद का जो मास है, और ग्रेविटी नीचे को लग रही है इनटू ग्रेविटी, है ना। तो इसी को वेट को क्या बोलते हैं, mg बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब m क्या है, मास है, और g क्या है, ग्रेविटी है। जी हाँ, 9.8 मीटर पर सेकेंड वाली ग्रेविटी। तो आप देखिए
कि अगर मैं मास की बात करता हूं तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया होता है। मास इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ये आप कहीं भी चले जाइए दुनिया में, ये कभी भी चेंज नहीं करेगा। मास जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये नहीं है कि चंद्रमा पे जाके मास चेंज कर गया। फिर जो वेट है वो किसकी वजह से होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट द अर्थ एक्सर्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट एंड कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन हाउ फार द ऑब्जेक्ट इज अबव द अर्थ सरफेस और वेदर इट इज लोकेटेड नियर अनदर बॉडी सच एज मून। यानी कि आपको मैं बता दूं, आपको क्या लगता है कि अर्थ की ग्रेविटी यूजुअली हम 9.8 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, क्या आपको लगता है कि ये कांस्टेंट रहती है? जी नहीं, अर्थ की ग्रेविटी कंटिन्यूसली चेंज करती है। आप देखिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ है अर्थ पे, तो उसके लिए तो 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, लेकिन अगर थोड़ा सा अर्थ के ऊपर जाएगा तो वहां पे इसकी ग्रेविटी जो है कम होनी शुरू हो जाएगी। और वहीं पे अगर ये व्यक्ति अर्थ के सेंटर की तरफ आना शुरू कर दे, यहाँ बीचों बीच अगर कोई खड्डा खोद के आ जाए, तो वहां अर्थ की ग्रेविटी जो है सबसे हाई होगी। यानी अर्थ के सेंटर पे जो है ग्रेविटी हाई रहती है। अर्थ हमेशा अपने सेंटर की तरफ खींचती है, तो जैसे जैसे इस सेंटर की तरफ जाते जाएंगे ग्रेविटी भी बढ़ती ही जाएगी। ठीक है दोस्त, अब देखिए ये एक लड़का है, इसका यहाँ पे वेट कितना है अर्थ पे, इसका मास कितना है 80 किलो, और मून पे भी कितना है 80 किलो। अब आप क्या कीजिए, आप अपने अपने फ़ोन निकाल लीजिए। अब मैं आपको थोड़ी सी एक कैलकुलेशन बताता हूँ, जस्ट एक सेकंड रुकिए, मैं कैलकुलेटर खोल लूँ यहाँ पे ताकि आपके लिए आसान हो जाए। आप देखिए कि एक कैलकुलेटर फ़ोन में खोल लीजिए अपने। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि वेट क्या होता है, मैंने आपको बताया वेट होता है mg, तो मास कितना है 80 किलो है। अब अर्थ के ऊपर ग्रेविटी कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड होती है, तो जी कितना हो गया 9.8 हो गया। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए 80 इंटू 9.8, ये कितना हो गया 784 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 784 न्यूटन इसका वेट है अर्थ के ऊपर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्रेविटी है वो मून पे कितनी होती है, 1/6 ऑफ अर्थ होती है। यानी कि मून के ऊपर ग्रेविटी कितनी रहती है, यहाँ पे जी की वैल्यू क्या रहती है 1/6 ऑफ जी अर्थ रहेगी। ठीक है, जी मून जो है, और यहाँ अर्थ की जो है जी ई अर्थ की क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड। ये हम कांस्टेंट ले लेते हैं, लेकिन मैं कारण बता चुका हूं कि कांस्टेंट हर जगह पे ये नहीं होती है। अब देखिए कि यहाँ का तो हमने निकाल लिया वेट, अब मैं मून का निकालना चाहता हूं। तो मेरे को पता है भाई कि वेट क्या होता है mg होता है। अब देखिए m और g में मास तो कांस्टेंट है, मास तो मेरा 80 ही रहेगा, तो यानी 80 चेंज नहीं हो रहा, लेकिन g जो है वो चेंज होगा। g अब क्या हो जाएगा, g/6 हो जाएगा। तो जो g यहाँ था उसका 1/6 कर दो, तो 9.8/6 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बाय 6 कर दो, तो इसको जैसे ही बाय 6 करेंगे, यानी इसी वैल्यू को आप क्या कीजिए डिवाइड बाय में 6 कर लीजिए, आप देखेंगे 130.66 आ गया। तो यहाँ पे आप देखिए 130.6 न्यूटन क्या होगी आपकी मून पे वेट हो गया। यानी कि जो बंदा यहाँ पे 784 का किलो का दिखाई दे रहा होगा, वो मून पे जाके कितने का हो जाएगा 130 kg का हो जाएगा। एक तरह से आप ये समझ लीजिए उसका जो वेट है, भार है 1/6 हो जाएगा मून पे जाके। तो मून पे यानी कि वो हल्का सा भी कूदेगा ना तो टप्पे खाता हुआ आगे जाएगा, ऐसा हो जाएगा मून पे। ठीक है दोस्त, आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास। ये क्या है कि द मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय बॉडी। ये तो मैं बता चुका हूं कि बॉडी के अंदर जो उसका मास है वो क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर है कि कितना मैटर से वो बनी हुई है। लेकिन इनर्शियल मास क्या होता है, द इनर्शियल मास ऑफ ए बॉडी इज रिलेटेड टू इट्स इनर्शिया ऑफ लीनियर मोशन। तो इनर्शिया ऑफ लीनियर मोशन के ऊपर ये डिपेंड करता है, और ये किससे डिफाइन होता है, इन न्यूटन के सेकंड लॉ से डिफाइन होता है। आपको पता है कि सेकंड लॉ में क्या बोलता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहां से क्योंकि मेरे को इनर्शियल मास निकालना है, तो अब m को एक साइड रख लो, a को दूसरी साइड ले जाओ, तो m इज इक्वल टू क्या होगा फोर्स पर यूनिट एक्सेलरेशन हो गया। अब देखिए द मास m ऑफ द बॉडी इन दिस सेंस इज द इनर्शियल मास ऑफ द बॉडी। इनफैक्ट इनर्शियल मास ऑफ अ बॉडी is the measure of the ability of the body to oppose the production of acceleration in its motion by an external force। यानी कि एक्सेलरेशन जो बन रही है ना, प्रोडक्शन ऑफ एक्सेलरेशन हो रही है, उसके अगेंस्ट जो मास लग रहा है ना, उसको ही एक तरह से हम इनर्शियल मास बोल रहे हैं। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो इट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। तो जितनी भी क्वांटिटी है मैटर की उसी के हिसाब से हम इसको डिफाइन कर देते हैं। दूसरा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज, शेप एंड स्टेट ऑफ द बॉडी। ये साइज, शेप या बॉडी सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, उससे परे है।
उस पर डिपेंड ही नहीं करता। फिर तीसरा पॉइंट है कि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के टेम्परेचर पे भी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है दोस्त, ये किसकी बात कर रहे हैं, इनर्शियल मास की बात कर रहे हैं। आगे हम बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ की। व्हेन ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड इट बिगिंस टू फॉल टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटी। जैसे कि आप देखिए न्यूटन साहब नीचे बैठे हैं, ऊपर से सेब टक करके गिरता है, तो ये कहाँ पे जा रहा है, ये ऊपर को क्यों नहीं गया, ये नीचे को क्यों आया, क्यों, क्योंकि जो जमीन है वो उसको अपनी तरफ खींच रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण ये नीचे को ही आएगा। जब ये नीचे को आएगा तो इसकी एक्सेलरेशन होगी, तो ये किस एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, ये जी की एक्सेलरेशन जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम बोलते हैं, उस एक्सेलरेशन से नीचे आता रहेगा। इस एक्सेलरेशन का मतलब है कि कंटिन्यूसली वेलोसिटी बढ़ते ही जाना, तो वही चीज यहाँ पे मैंने बताई है। अब यहाँ पे भी फोर्स निकालने का फॉर्मूला तो हमें पता है कि F = G(m1 × m2 / r² होता है। अब हम क्या करेंगे, हमें यह भी पता है कि यहाँ पे फोर्स कौन सी लग रही होगी, फोर्स तो नीचे की साइड लगती है, तो यहाँ पे फोर्स लगेगी mg, यानी कि इसका मास इनटू में ग्रेविटी। तो और दूसरा हमें पता है कि क्या होता है, Gm × m/r² होता है। तो इन दोनों को बस इक्वेट करा देंगे। जैसे ही इनको इक्वेट करवाएंगे, इसको mg के बराबर करेंगे, तो आप पाएंगे कि जो g की वैल्यू है वो क्या होगी, Gm/r²। यानी कि मैंने आपको क्या बोला था कि जो ग्रेविटी है वो बदलती रहती है। कैसे बदल रही है, वो किस किस पे डिपेंड कर रही है, वो g पे कर रही है, वो कैपिटल M पे कर रही है यानी मास पे कर रही है, और यहाँ पे रेडियस यानी कि उन दोनों वस्तुओं के डिस्टेंस के बीच में भी डिपेंड कर रही है ये चीज। तो यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, वो r ले रहे हैं हम। अब देखिए कि अगर r बढ़ेगा तो g जो है वो कम हो जाएगी। वही मैं बोल रहा था कि जैसे ये धरती है, तो धरती से आप जितना दूर जाते रहेंगे तो r बढ़ता जा रहा है, उतना जो g है वो कम होता जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप इसके सेंटर की तरफ आते जाएंगे तो g बढ़ता जाएगा, यानी r कम होगा तो g बढ़ता जाएगा। ये कुछ वैसा ही कंसेप्ट है दोस्त। Therefore the formula of acceleration due to gravity is given by g = Gm/r²। और यहाँ पे वही बताया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो g है, और ये जो कैपिटल G है ये क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अब आप देखिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ क्या होता है। अर्थ इज एज्यूम टू बी यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर विद ए मीन डेंसिटी। अब अर्थ को हमने क्या एज्यूम कर रखा है कि अर्थ एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है। अगर ये स्फीयर है तो इसका सरफेस एरिया 4πr² होगा और वॉल्यूम क्या है 4/3πr³ होगी। ये हमने सिर्फ एज्यूम कर रहा है, स्फीरोइडल शेप है अर्थ की, एग्जैक्ट स्फीयर नहीं है। मतलब स्फीरोइडल क्या होगी कि ये स्फीयर है तो उसको यूं हल्का सा कर दिया तो वो यूं कुछ बन गया, डिफॉर्म्ड हो गया एक तरह से। तो वैसी है अर्थ की शेप, बट हम कैलकुलेशंस के लिए उसको स्फीयर मान सकते हैं अभी के लिए। तो हम क्या बोलेंगे, हमें पता है कि डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। तो यहाँ पे डेंसिटी को क्या लिखते हैं, हम रो लिखते हैं। तो ये मास पर यूनिट वॉल्यूम है, तो आप देखिए कि ये क्या हो गया, m/वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी थी, 4/3πr³। ये देखिए ना यहाँ पे ये रही। अब देखिए कि यहां से कैपिटल M निकाल लीजिए आप। कैपिटल M क्या हो गया, रो × 4/3πr³ जो है इसका कैपिटल M हो गया। तो इसी कैपिटल M को आप ये G वाला जो फॉर्मूला है ना यहां पे डाल दो। ठीक है दोस्त, आप देखिए कि जैसे ही इसको आप यहां पे डालेंगे तो ये जो है ग्रेविटी जो है ये चेंज हो जाएगी किस फॉर्मूले में, ये बन जाएगी G = 4/3πρRg। ठीक है दोस्त, तो यहां पे आप देखिए कि यहां पे जो एट एनी डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, हम बोलेंगे कि किसी भी अर्थ के सेंटर से किसी भी डिस्टेंस r पे, यहां से अर्थ के सेंटर से किसी भी डिस्टेंस r पे, अर्थ के सेंटर से क्या हो गया भाई तेरे को, अर्थ के सेंटर से किसी भी डिस्टेंस r पे अगर आपको ग्रेविटी निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, G = 4/3πρRg से। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं केपलर्स के लॉ की। केपलर ने 3 लॉ दिए हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स का, दूसरा है लॉ ऑफ इक्वल एरिया का, तीसरा है लॉ ऑफ पीरियड्स का। तो ये तीनों ही लॉ हम यहाँ पे देखिए अच्छे से, मैंने थोड़ा सा बता भी दिया इस स्लाइड के अंदर, लेकिन हम अच्छे से एक एक करके इसको केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पेपर में आ सकते हैं, इसीलिए हम इसको डिस्कस करें, नहीं तो करने का कोई सेंस ही नहीं बैठता था। पहला लॉ जो बोलता है ना, पहले पढ़ लेते कि क्या बोल रहा है, फिर मैं आपको समझा दूंगा। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी कि जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के अराउंड एक ऑर्बिट में घूमते हैं। ये सन है तो ये इलिप्टिकल इलिप्स बनाते हैं, तो इलिप्स आपको दिख ही रहा है, ये बना हुआ है। ये गोल अगर बना दे तो सर्कल हो गया, अगर उस अंडा सा बना दे तो वो इलिप्स होता है। अब देखिए द पॉइंट एट विच द प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन इज नोन एज पेरिहिलियन। आप देखना कि ये जो सन से
प्लैनेट जब क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे होगा, सन से बिल्कुल सबसे पास होगा जब प्लैनेट, मान लो अर्थ ऐसे रिवॉल्व कर रही है, तो ये प्लैनेट अर्थ जो है जैसे सबसे पास होगा, तो यहाँ पे इसको मैं क्या बोलता हूँ, इस डिस्टेंस को मैं बोलता हूँ पेरीहिलियन। लेकिन जब अब अर्थ डोलते डोलते यहाँ पे आ गई तो ये इससे सबसे दूर हो गई सन से, ये जो सबसे बड़ी दूरी है इसको मैं बोलता हूँ एपीहिलियन। अक्सर पेपर में एपीहिलियन और पेरीहिलियन के बारे में पूछ लिया जाता है, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया। और ये जो होती है ये इसकी मेजर एक्सिस है क्योंकि बड़ी है, और ये माइनर एक्सिस होगी क्योंकि ये छोटी है। ठीक है दोस्त, तो यही सब यहाँ पे भी बता रखे हैं जिसको आप थोड़ा सा रीड भी कर सकते हैं। और इसमें देखिए दो फोकस हैं, एक पे सन है और दूसरा फोकस हम एज्यूम करते हैं F1 है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लॉ केपलर का क्या बोलता है, आप वो समझिए कि सेकेंड लॉ बोलता है कि दैट ए लाइन रनिंग फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट, सन से प्लैनेट की तरफ एक लाइन जो चल रही है, ये लाइन ऐसे स्वैप कर रही है एरिया। तो हमने क्या देखा कि अगर ये एरिया इस तरफ स्वैप कर रही है A1, तो वही अगर यहाँ पे ये देखिए ये तो है सबसे पास में, जब ये बिल्कुल पास थी तो तब क्या हुआ, यहाँ पे फास्टेस्ट मोशन होता है, जब पास होती है तो बहुत तेजी से ये रोटेट करती है। तो यहाँ पे देखिए कि जब ये ऐसे कर रही है ना तो फास्टेस्ट मोशन है, तो ये जो ऐसे स्वे करेगी एरिया, ये मान लो A1 है सपोज कीजिए, तो और ऐसे ही जब ये सबसे दूर चलेगी सन से, तो दूर जाके ये कितना एरिया स्वैप कर रही है, A2 कर रही है मान लो। तो आपको पता है कि भैया ये जब बहुत दूर चली गई है, अगर यहाँ पे इसने ज़्यादा एरिया स्वैप कर लिया तो वो कभी भी इस एरिया के इक्वल तो हो ही नहीं सकता, जबकि इसका लॉ बोलता है कि ये एरिया इसके बराबर होगा। तो आप खुद बताइए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लैनेट का जो मोशन है वो स्लो हो जाएगा, यहाँ पे स्लो हो जाएगा। और आप देखिए कि जब जितना ये यहाँ पे स्वैप किया यूं, उतना ही जब हम इधर देखेंगे तो इतना जब सेम उतना ही स्वैप करेगा, तो ये जो एरिया निकालेंगे और ये निकालेंगे ना, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यानी कि यही केपलर का सेकंड लॉ कि एरिया स्वैप जो है वो बराबर हो जाते हैं। और जो स्पीड है प्लैनेट की, जब सन के पास होता है तो तेज हो जाती है, जब सन से दूर होता है तो स्लो हो जाती है। यही चीज हमने यहाँ एक्सप्लेन कर रखी है। अब जो तीसरा लॉ आता है केपलर का, वो क्या बोलता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, यानी कि टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन जो है ना पूरे का पूरा, इसका जो स्क्वायर है कि वो कितना टाइम ले रही है, जैसे अर्थ इसके चारों तरफ घूमने में, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में, वो उसको मैंने लिख लिया टाइम टी, तो उसका स्क्वायर किया तो टी स्क्वायर बन गया। वो जो होता है ना रेवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या होता है, क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस होता है। तो आप देखो मेरी बात सुनो कि मेजर एक्सिस कौन सी है, ये वाली है, सेमी मेजर मतलब आधी, तो ये आधी कितनी होगी, A हो गई। ये पूरी की डिस्टेंस अगर 2A है तो इतनी का डिस्टेंस A हो गया। तो वो बोल रहा है कि ये प्लैनेट को पूरा इसके चारों तरफ जो चक्कर लगाने में समय लगता है, उसका जो स्क्वायर है, यानी कि टाइम का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है, टाइम का स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है, A क्यूब के प्रोपोर्शनल है। A क्यूब क्या है, सेमी मेजर एक्सिस हो गई। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। द शॉर्टर द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, द शॉर्टर द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। ठीक है, यूजिंग द इक्वेशन ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड लॉज ऑफ मोशन, केपलर का थर्ड लॉ को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू, हम बोल दें 4π/2 और यहाँ पे ब्रैकेट में g m1 + m2 इंटू में A क्यूब, इस तरीके से भी इसको दर्शाया जा सकता है। ठीक है दोस्त, अब देखते हैं हम कि यहाँ पे m1 और m2 क्या है, दो तरह के मासेस हैं ऑफ द टू ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट्स इन दी सोलर मासेस। और जो t है वो टाइम है पूरे को पूरे चक्कर लगाने का, और A तो मैंने बता ही दिया कि सेमी मेजर एक्सिस है। तो ये इतना ज़्यादा डीप में कोई पूछेगा भी नहीं, बट स्टिल मैं थोड़ा थोड़ा चीज़ें आपको बताता जा रहा हूँ। इसके अलावा बात करते हैं आगे हम सैटेलाइट्स की। सैटेलाइट्स एक ऐसे ऑब्जेक्ट है जिनको उपग्रह भी बोलते हैं, जो कि रिवॉल्व करते हैं अराउंड दी हैवीली बॉडी इन दी स्पेस। जो सब बहुत ज़्यादा हैवी बॉडीज होते हैं उनके अराउंड ये रिवॉल्व करते हैं। इनके भी दो तरह के टाइप हैं, एक तो हो गया नेचुरल और एक होगी आर्टिफिशियल। नेचुरल तो कैसी होगी, कॉमेट्स हो गए, मून हो गया, जैसे हमारे चंद्रमा है, अर्थ की एक ही सैटेलाइट है जो चंद्रमा है वही है ना, मून जो है अर्थ का। तो ये होगी नेचुरल सैटेलाइट। एक होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम इंसानों ने ऊपर भेजी हुई हैं। तो ये कौन सी है, ह्यूमन मेड होती हैं, जो कि वेदर फोरकास्टिंग में, कम्युनिकेशन में, आप फोन्स वगैरह चलाते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में ये हेल्प करती है। ठीक है, गूगल मैप की लोकेशंस दिखाने में बहुत चीज़ें हैं इसकी। फिर यू कैन फाइंड न्यूमेरस नेचुरल सैटेलाइट्स इन स्पेस एंड एवरी प्लैनेट हैज एटलीस्ट वन ऑफ इट्स नेचुरल सैटेलाइट। हर प्लैनेट की खुद की भी एक नेचुरल सैटेलाइट होती है, बट अदरवाइज आप देखेंगे तो बहुत सारी आपको नेचुरल सैटेलाइट ऊपर देखने को मिलेंगी। जैसे कि हमारी अर्थ है तो उसकी सैटेलाइट कितनी है, एक ही है, मून। अब देखिए जैसे सैटर्न और जुपिटर है,
अभी थोड़े टाइम पहले बोला जा रहा था कि जुपिटर की सैटेलाइट सबसे ज़्यादा है, पहले ये होता था फिर न्यूज़ आई कि सैटर्न की ज़्यादा हो गई। लगभग 1 साल तक ये न्यूज़ चली। अब अभी रिसेंट में क्या हुआ, 2023 में ही फरवरी में ये न्यूज़ आती है कि वापस से जुपिटर ने उसके जो सैटेलाइट है ज़्यादा हो गए, 95 सैटेलाइट हो गए जुपिटर के। ये मैं ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा अच्छे से। तो वापस से ये न्यूज़ आई फरवरी के अंदर, फिर मई के अंदर ही 2023 में ही एक न्यूज़ आती है जिसके अंदर बोला जाता है कि नहीं, सैटर्न के 62 सैटेलाइट और मिल गया, अब सैटर्न के हो गया 145, सबसे टॉप पे सैटर्न आ गया। अब बताओ, बच्चा तो कंफ्यूज है। हो सकता है कि पेपर वालों ने मई के अंदर न्यूज़ ही ना पढ़ी हो, है ना कि ऐसा हो चुका है, फिर लाले पड़ जाएंगे बच्चे को। क्या पता उन्होंने पुराने हिसाब से ये क्वेश्चन डाल दिया हो और वो क्वेश्चन फिर बच्चे का गलत हो जाएगा। ऐसा भी सिनेरियो देखने को मिलते हैं, फिर उसके लिए लोग रॉन्ग क्वेश्चन करके वो डालेंगे फिर, और क्या होगा। तो ये भी एक सिनेरियो बनता है, ठीक है दोस्त। तो ये एक अपडेशन थी जो मैंने यहीं पे बता दी कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट हमारे सोलर सिस्टम में सैटर्न के 145 के अराउंड है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे फिर जुपिटर आता है। अभी तक उल्टा था, अब फिर उल्टा हो गया, यानी कि ये बार बार चेंज हो जा रहा है। इसी साल में 2 बार तो इसी साल में चेंज हो गया। तो ये हमें अपडेशन पता होनी चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि सबसे पहला जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट था ना, वो रशिया ने भेजा था 4 अक्टूबर 1957 को, जिसका नाम था स्पुतनिक 1। जैसे ही इन्होंने भेजा, पूरे वर्ल्ड में हलचल मच गई और सब इसी काम में जुट गए कि हम भी भैया स्पेस एजेंसी बनेंगे, हम भी ये करेंगे वो करेंगे। और फिर तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशन बन गई जिन्होंने अपने अपने स्पेसशिप ऊपर भेजने शुरू कर दिए, ठीक है। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर सैटेलाइट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ क्या होती है? ऑर्बिटल वेलोसिटी है कि इसके चारों तरफ, जैसे ये मून ऑर्बिट काट रहा है ना, मून चारों तरफ अर्थ के ऑर्बिट काट रहा है, तो एक वेलोसिटी होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? 7.92 किलोमीटर पर सेकंड है। ये मीटर पर सेकंड नहीं, ये किलोमीटर पर सेकंड है। एक सेकंड में 7.92 किलोमीटर चलना बहुत बड़ी बात होती है। ये वेलोसिटी से अगर ये मून ऑर्बिट करेगा तो ही इसके चारों तरफ घूम सकता है। अगर हमें कोई दूसरी सैटेलाइट भी इसके अंदर घुसानी है तो वो इसी ऑर्बिट में घुसानी पड़ेगी। इसी स्पीड के साथ क्या होगा कि हमें एक हाई स्पीड के साथ सैटेलाइट को इसी ऑर्बिट में छोड़ देना है, तो वो भी ऐसे डोलती रहेगी मून के साथ साथ ही इसके अंदर, ठीक है भाई। बहुत तगड़ी चीजें हैं ये। आइए ऑर्बिटल वेलोसिटी का ही थोड़ा सा देखते हैं। द वेलोसिटी विद विच सैटेलाइट मूव अराउंड द अर्थ इज नोन एज द ऑर्बिटल वेलोसिटी। या अर्थ बोल लीजिए या प्लेनेट बोल लीजिए, किसी दूसरे प्लेनेट का है तो फिर हम बोलेंगे कि मार्स का जो है वो मार्स के चारों तरफ घूम रहा है। ऐसे करके आप जुपिटर का बोलेंगे, सैटर्न का बोलेंगे, ठीक है दोस्त। ऑर्बिटल वेलोसिटी इज ऑल्सो नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी। इसको क्रिटिकल वेलोसिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगर पेपर में क्रिटिकल वेलोसिटी लिखा गया तो कंफ्यूज मत होना, वही जो होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसी को क्रिटिकल वेलोसिटी भी बोलते हैं। फाइनली द मिनिमम वेलोसिटी इज रिक्वायर्ड टू मेक ए सैटेलाइट मूव अराउंड द अर्थ विद स्टेबिलिटी इज नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब इसको कैसे फॉर्मूला है इसका फॉर्मूला है रूट में gm/r। v ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। g क्या? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻11 मीटर क्यूब पर केजी पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट्स होती हैं। फिर m क्या है? मास ऑफ द अर्थ है, मून है और एनी अदर प्लेनेट, जिसके बारे में भी आप निकाल रहे हैं, जिसकी भी ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल रहे हैं, उसी का मास यहाँ पे लिख देंगे, है ना। फिर r क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट ऑफ द प्लेनेट, यानी कि दोनों के बीच में, मान लो कि इसका, ये सैटेलाइट के बीच का और इस प्लैनेट के बीच का ये जो डिस्टेंस बनेगा सेंटर्स का, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो v ऑर्बिटल क्या होगा? रूट में gm/r, ठीक है। ये देखिए, अगर अर्थ के चारों तरफ एक सैटेलाइट को छोड़ना है तो पूरा जिस चक्कर से मून घूम रहा है उसी चक्कर में, उसी ऑर्बिट में इसको छोड़ना पड़ेगा ताकि ये भी इधर उधर इसके डोलती रहे, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं हम एस्केप वेलोसिटी की तरफ। आप देखिए कि जैसे हमें पता है ये रॉकेट वगैरह में ज़्यादा काम आती है। आप देखिए, हमें पता है कि अर्थ के ऊपर कोई भी चीज़ है तो वो अर्थ की तरफ ही गिरती है। वो नीचे को ही क्यों गिरती है? वो ऊपर को भी तो जा सकती है, लेकिन यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको खींच रही है। लेकिन एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना कि अगर हमने यहाँ धरती से कोई चीज़ ऊपर भेजी, जैसे रॉकेट ही भेज दिया, तो एक पॉइंट तो ऐसा आएगा कि जहां से अगर हल्का सा भी मैंने आगे पैर बढ़ाया तो मैं अर्थ के ऑर्बिट से ही बाहर हो जाऊंगा, मैं अर्थ से बाहर ही चला जाऊंगा, मेरे ऊपर अर्थ की ग्रेविटी का असर होना ही बंद हो जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। इसको कुछ ऐसा समझिए कि नीचे से आपने एक गेंद यूं ऊपर फेंकी और वो डोलते डोलते अर्थ के आउटर एटमॉस्फेयर तक चली गई। अब वो बॉल अगर हल्का सा भी एक स्टेप आगे गई तो वो क्या है? अर्थ के ऑर्बिटल से बाहर, यानी कि इसकी ग्रेविटी का कोई असर ही नहीं होगा बॉल के ऊपर और वो बाहर ही डोलने लग जाएगी कहीं। उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? रूट में 2gm/r, ठीक है दोस्त। अब आप देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और हमें स्मॉल g का फॉर्मूला पता है, अभी हम पढ़ के आए हैं। यहाँ पे देखिए आप, एक सेकेंड अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। अभी जस्ट हमने पढ़ा है स्मॉल g का फॉर्मूला।
तो वही इसके अंदर भी यूज़ होने वाला है। एक सेकंड रुक जाइए, ये देखिए, ये हम स्मॉल जी का फॉर्मूला पढ़ के हैं Gm/r²। तो इसी को अगर मैं आगे इस्तेमाल करना चाहूँ, आप देखिए अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे हम लगाएंगे। आप देखिए कि जो हम अभी पढ़ के आए ना Gm/r वाला, तो यहाँ पे अगर मैं लगा दूँ तो ये क्या बन जाएगा, Gm/r वाले फॉर्मूला ही अगर यहाँ लगता है तो यहाँ ये इसको मैं स्मॉल जी लिख सकता हूँ, यानी कि इसको जी ग्रेविटी जो है ना उसका जो फॉर्मूला Gm/r वाला था वो यहाँ पे हम बना सकते हैं और उसको क्या लिख सकते हैं, जी ही लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रूट में फिर 2gr इसका फॉर्मूला हो जाएगा एस्केप वेलोसिटी का। अब अगर मेरे को एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में ये जानना हो कि रिलेशन क्या है, तो हम बोलेंगे जो एस्केप वेलोसिटी है वो कितना है, √2 टाइम्स है v ऑर्बिटल के। आप देख भी लीजिए ये √2 Gm/r है और यहाँ पे देखिए ये कितनी है, √Gm/r है। तो किसका कितना फर्क आ रहा है, √2 का फर्क आ रहा है। तो यानी कि v एस्केप जो है वो क्या है, √2 टाइम्स ऑफ v ऑर्बिटल है। या फिर इन दोनों की रेशो ले लें कि v एस्केप अपॉन v ऑर्बिटल कितना हो गया, तो √2 इसका रेशो हो गया। ठीक है दोस्त, चलिए यहां पे ये जो m, एक और चीज बता दूं मैं आपको, इस फॉर्मूले में जो m है ना, वो m क्या है, मास ऑफ द प्लेनेट है। ठीक है, प्लेनेट का मास है, और ये जो r है ये रेडियस ऑफ द प्लेनेट है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट क्या होती है। ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट हैज बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। जो भी सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ मान लीजिए घूम रही है तो उसके अंदर दोनों एनर्जी होंगी, काइनेटिक भी होगी और पोटेंशियल भी होगी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज ड्यू टू मोशन ऑफ द सैटेलाइट। वो घूम रही है तो काइनेटिक तो होगी ही होगी। तो उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हाफ Gmm/r, हाफ mv। हम उसमें हाफ mv² वाला फॉर्मूले लगाते थे, याद कीजिए किस में लगाते थे, ये लगाते थे काइनेटिक एनर्जी निकालने में। ठीक है, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हाफ इंटू जी इंटू m/r, यानी कि हाफ Gmm/r हम फॉर्मूला लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी का। फिर ऐसी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, और होती क्या है ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट क्या होती है, Gmm/r होती है। यहाँ पे नीचे 2 नहीं आता है। द नेगेटिव साइन इज ड्यू टू 0 पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी। तो इसके साथ क्या है कि एक नेगेटिव साइन भी लगाया जाता है पेपर में। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी लिख दी जाए सैटेलाइट की, तो यहाँ पे अगर माइनस साइन नहीं है तो आप समझ लेना कि वो स्टेटमेंट गलत होगी। जिसमें माइनस साइन होगा वो सही होगी। और पूछ सकते हैं कि ये नेगेटिव साइन इसके साथ क्यों लगाया गया, उसके साथ भी तो लगा सकते थे, लेकिन यहीं पे क्यों लगाया गया, तो जो नेगेटिव साइन है इट इज बिकॉज ऑफ द 0 पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी। क्योंकि इन्फिनिटी के ऊपर 0 पोटेंशियल एनर्जी होते हैं, इसीलिए हम इसको माइनस का साइन लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब बाइंडिंग एनर्जी क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर आप सैटेलाइट को उसके ऑर्बिटल से निकाल के उसको इन्फिनिटी तक कहीं बहुत ही दूर लेके जाना चाहते हो, तो उस एनर्जी को कितनी एनर्जी चाहिए होगी, उसी को बोलते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है Gmm/2r, बिल्कुल यही Gmm/2r। ठीक है दोस्त, यानी कि आप देखेंगे अगर मैं फॉर्मूलों की बात करूं, काइनेटिक एनर्जी होगा Gmm/2r, पोटेंशियल एनर्जी होगा -Gmm/r, टोटल एनर्जी होगा -Gmm/2r, बाइंडिंग एनर्जी होगा Gmm/2r। तो इसका कोरिलेशन अगर देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी के इक्वल है। फिर यही किसके इक्वल है, आपका बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल है। और ये फर्दर तीनों किसके इक्वल हो जाएगी, -2 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आप देखिए ना, ये -Gmm/r है और ये देखिए कि हाफ है, तो इसी का डबल अगर कर देंगे तो यही तो बन जाएगा, बस एक माइनस साइन हो रहेगा, तो -2 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है ये। ठीक है दोस्त, तो यही यहाँ पे मैंने वही चीज़ यहाँ पे पूरी की पूरी एक्सप्लेन की है, वो आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, when the satellite is orbiting in its orbit there is no energy is required to keep it in orbit। यानी कि अगर सैटेलाइट अपने ही ऑर्बिट में घूम रही है तो अलग से उसको एनर्जी क्यों देनी है, वो तो उसमें घूम ही रही है ना भाई, पहले से ही घूम रही है, तो अलग से कोई एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। when the energy of the satellite is negative then it moves in either a circular or an elliptical orbit। अगर आप देखिए बोल रहा है कि एनर्जी ऑफ सैटेलाइट नेगेटिव में हो जाए, तो इसका मतलब है कि यहाँ तो वो जो सैटेलाइट है सर्कुलर मोशन में घूम रही है या फिर इलिप्टिकल मोशन में घूम रही है, तभी वो नेगेटिव हो सकती है।
फिर आगे हम बात करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है कि ए सैटेलाइट विच अपीयर्स टू बी स्टेशनरी फॉर ए पर्सन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अगर कोई बंदा अर्थ पे खड़ा होकर इस सैटेलाइट को देखेगा तो इसको ये अपीयर होगा कि ये सैटेलाइट ठहरी हुई है, ये रुकी हुई है। जबकि अर्थ के ऑर्बिट से बाहर कोई जाके देखेगा तो वो देखेगा ये तो भैया चक्कर लगा रही है, तो मूव कर रही है। जबकि अर्थ में खड़ा बंदा क्या बोलेगा कि भैया ये तो रुकी हुई है। तो उसी जो अर्थ के हिसाब से सैटेलाइट रुकी हुई है उसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते थे। जियो हम अर्थ को बोल रहे हैं, स्टेशनरी किसको बोल रहे हैं, रुकी हुई को। तो यानी कि अर्थ के हिसाब से जो सैटेलाइट रुकी हुई है उसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है भाई। अब इट इज ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेशन सैटेलाइट और सिंक्रोनस सैटेलाइट। इसी को हम कम्युनिकेशन या सिंक्रोनस सैटेलाइट भी बोल देते हैं। इसके फीचर्स की बात करते हैं। द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट मस्ट बी सर्कुलर एंड इन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ। तो इसका ऑर्बिट भी क्या होता है, सर्कुलर ही होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। When the energy of the satellite is negative, then it moves in either a circular or elliptical path। बिल्कुल सही है। The angular velocity of the satellite must be in the same direction as the angular velocity of the rotation of the earth। तो जो अर्थ की रोटेशन में देखिए, अगर अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है ना, मान लीजिए ऐसे रोटेट कर रही है, तो ये जो सैटेलाइट है ये ऐसे रोटेट नहीं करेगी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी ऐसी ही होगी। जैसे अर्थ रोटेट कर रही है ऐसे, बिल्कुल वैसे ही ये भी रोटेट ऐसे करती रहेगी। ठीक है, उसके साथ ही उसी डायरेक्शन में। अच्छा यहाँ पे क्या है, द पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट मस्ट बी इक्वल टू द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। अब देखिए कि अगर अर्थ को अपने एक्सिस पे घूमने में, मान लीजिए अर्थ ऐसे घूम रही है, तो इसको अर्थ को अपने ही एक्सिस में रोटेट करने में, मान लीजिए यूं रोटेट करने में 24 घंटे लग रहे हैं, तो सैटेलाइट को भी अर्थ के अराउंड घूमने में 24 घंटे ही लगेंगे। ठीक है, अगर आप सेकंड्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 24 × 60 × 60 करेंगे तो 86,400 सेकेंड्स आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी और फीचर्स क्या है कि जो हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ होता है वो कितना है, 35,600 किलोमीटर इसका होता है। यानी अर्थ के सरफेस से, इस जमीन से कितना ऊपर इस सैटेलाइट को चढ़ाया जाता है, 35,600 किलोमीटर ऊपर लेके जाएंगे, तब ये अर्थ के ऑर्बिट में आएगी। ठीक है भाई। अब यहां पे देखिए, इस ऑर्बिट में अगर सैटेलाइट को घुमाना है या इस ऑर्बिट में घुमाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस ऑर्बिट में अगर सैटेलाइट को घुमाना है तो किस स्पीड से इस ऑर्बिट में डालना पड़ेगा, 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपको यहां पे डालना पड़ेगा। जबकि कोई नॉर्मल जो दूसरी सैटेलाइट है उनकी 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड हमने पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले। जबकि ये जो है ये स्टेशनरी सैटेलाइट की, मैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात कर रहा हूँ, उसको आपको 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से इस ऑर्बिट में छोड़ना पड़ेगा, तभी उसको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलेंगे और तभी वो इसके अराउंड रिवॉल्व कर पाएगी। ठीक है दोस्त। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज जीरो। अब वो तो बता ही दिया कि उसकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो ही होगी, क्योंकि हमें तो यही लगेगा ना अर्थ के हिसाब से कि वो रुकी हुई है। द टाइप ऑफ द सैटेलाइट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पजेज। इसका काम क्या है, कम्युनिकेशन पर्पजेज के लिए है। एक जगह बैठे व्यक्ति को दूसरी जगह पे बात करनी है तो ये इसी सैटेलाइट के थ्रू होगा। द ऑर्बिट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज कॉल्ड पार्किंग ऑर्बिट। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के ऑर्बिट को क्या बोला जाता है, पार्किंग ऑर्बिट भी बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी और एप्लीकेशन की बात करते हैं तो देखिए, कम्युनिकेशन तो है ये, इसके अलावा वेदर फोरकास्टिंग में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। कोई बड़ा ब्रॉडकास्टिंग वगैरह करनी है, चैनल ब्रॉडकास्टिंग करनी है, या फिर फ्लड की प्रेडिक्शन लगानी है, ड्रॉट्स की लगानी है, तो वो भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हेल्प से ही होता है। इन टेली कम्युनिकेशन एंड रेडियो ट्रांसमिशन में इसका बहुत यूज है, रेडियो ट्रांसमिशन और टेली कम्युनिकेशन में। फिर पोलर सैटेलाइट्स गो अराउंड द पोल्स ऑफ द अर्थ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड द अर्थ रोटेट्स इट्स एक्सिस इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। आप समझना, इसको कुछ ऐसे समझिए, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। जो ये अर्थ है ना, अर्थ रोटेट क्या करती है, ईस्ट से वेस्ट करती है। यानी अर्थ जो है, आप ऐसे हाथ रखिए तभी आपको समझ आएगा, ये ईस्ट है और ये आपका, ये जो है ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो अर्थ कैसे ईस्ट से वेस्ट की तरफ ऐसे रोटेट करती है। आप इस हाथ अंगूठे को ऊपर उठाइए, अर्थ ऐसे रोटेट करिए ईस्ट से वेस्ट। ठीक है, अर्थ ऐसे रोटेट करिए ईस्ट से वेस्ट। जबकि पोलर सैटेलाइट जो होती है ना, जो पोलर रेडियस में है, तो पोलर रेडियस देखिए ये है, ये आप देख रहे हैं, ये पोलर रेडियस है इसका, ये वाला। तो आप देखिए कि अर्थ तो ऐसे रोटेट कर रही है अगर, तो ये जो होंगी ना सैटेलाइट, ये ऐसे करेंगी, ये नॉर्थ से साउथ में जाएंगी। ये अर्थ ऐसे कर रही है और ये सैटेलाइट ऐसे कर रही है, आप समझो ऐसे कर रही है। ठीक है, अर्थ ऐसे जा रही है और सैटेलाइट ऐसे जा रही है नॉर्थ से साउथ में। तो यही बताया कि पोलर ऑर्बिट में जाएगी तो ऐसे जाएगी, नॉर्थ से साउथ सैटेलाइट, और ईस्ट से वेस्ट क्या है, अर्थ जाएगी।
द ऑल्टीट्यूड ऑफ द पोलर सैटेलाइट इज अराउंड 500 से 800 किलोमीटर एंड इट्स टाइम पीरियड इज अराउंड 100 मिनट। अगर आपको पोलर रेडियस में छोड़ना है तो आपको ये जो सैटेलाइट पोलर रेडियस में ऐसे घूम रही है ना, ये अर्थ के सरफेस से कम 500 से 800 किलोमीटर दूर आपको छोड़ के आनी पड़ेगी, तब जाके ये ऐसे घूमेगी और इसका टाइम पीरियड लगभग 100 मिनट के आसपास रहता है। ठीक है दोस्त, आगे देखो हो गया खत्म कि नहीं? जी हाँ, हो गया। ठीक है, तो ये सारे का सारा कहानी हमने देखी किसकी? ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर देखी, जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें स्पेस की भी डिस्कस की और हमने केपलर के जो लॉ हैं तीनों वो भी डिस्कस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। आई होप कि ये सेशन आपको समझ आएगा। कोशिश मैंने यही की है कि कुछ कुछ डेरिवेशंस, कुछ फॉर्मूले हों, कुछ काम की चीजें हों, कुछ प्रैक्टिकल यूसेज हों उन चीज़ों के, वो सब बताने की कोशिश की। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार देख लीजिए लास्ट स्लाइड को और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्त, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।